वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम फॉकनर की बायोग्राफी और इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 25 सितंबर 1897 इन न्यू एल्बानी इन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी और ये यूएसए में है। इनकी डेथ हुई थी 6 जुलाई 1962 इन बहालिया मिसिसिपी यूएसए। डाइड ऑफ अ मैसिव हार्ट अटैक, बहुत ही बड़ा हार्ट अटैक आया था जिससे इनकी डेथ हो गई थी। इनके फादर का नाम था मरे सी फॉकनर और यू जो है बाद में ऐड किया गया था इनके फादर के नाम में। अब कुछ फैक्ट्स हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में, उनको देख लेते हैं। फॉकनर जो थे वो एल्डेस्ट थे अपनी फैमिली में, मतलब सबसे बड़े थे। और इनके फादर जो थे वो अल्कोहलिक थे, ड्रिंकर थे। ही वॉज एन इनडिफरेंट स्टूडेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, जिसको परवाह ना हो पढ़ाई की। ही ड्रॉप्ड हिज हाई स्कूल व्हेन ही वॉज 15 साल की उम्र में वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया स्कूल से। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ही ज्वाइन द कैनेडियन रॉयल फ्लाइंग कॉर्प। तो जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो इन्होंने कैनेडियन रॉयल फ्लाइंग कॉर्प को ज्वाइन कर लिया था। हिज स्ट्रेंज रूटीन एंड सॉन्की ड्रेस हैबिट्स ब्रॉट हिम द निकनेम, इसका नाम याद रखना, काउंट नो काउंट। ये जो है इनको निकनेम दिया गया इनकी अजीब सी ड्रेस हैबिट्स की वजह से और इनके रूटीन की वजह से। 1924 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी पहली बुक ऑफ पोइट्री पब्लिश हुई थी जिसका नाम था द मार्वल फॉन। द मार्वल फॉन ये पब्लिश हुई थी। और इनका पहला नॉवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पब्लिश हुआ था 1926 में। अच्छा, ये जाने जाते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, टाइम शिफ्ट्स और मल्टीपल नरेशन के लिए। इनकी यहाँ पर अगर नॉवल अभी हम पढ़ेंगे तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए जाने जाते हैं। कोई भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं रहता है, कुछ भी कहीं से भी कुछ भी आ जाता है और वो नरेट हो जाता है। और इनकी जो स्टोरी जो होती है उसमें मल्टीपल नरेशन रहते हैं, मतलब जनरली एक नरेटिव नरेट करता है, लेकिन इनकी स्टोरीज में 4-5 नरेटिव रहते हैं जो उस कहानी को नरेट कर रहे होते हैं। टाइम शिफ्ट होते रहते हैं, कभी पहुंच जाएंगे 10 साल पहले, कभी 10 साल बाद, कभी 15 साल पीछे। तो इस तरह से इनकी कहानियाँ जो हैं वो चलती रहती हैं। इनकी जो पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था वो था दीज 13, जो कि आया था 1931 में। और इन्हें यूएस नेशनल बुक प्राइज मिला था 2 बार। पहली बार मिला था कलेक्टेड स्टोरीज के लिए 1951 में और दूसरी बार मिला था अ फेबल 1955 में। ठीक है, तो दोनों याद रखना। ऐसे ही इन्हें पुलित्जर प्राइज भी 2 बार मिला था। ठीक है, पहला ए फेबल के लिए 1955 और द रिवर्स के लिए 1963 में। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना विद डेट। ही रोट अबाउट द साउदर्न पार्ट ऑफ यूएस और इसमें एक इन्होंने फिक्शनल प्लेस यूज किया है जिसका नाम है योकन पाटवाफा। ये जो है एक फिक्शनल टाउन है जिसका इन्होंने यूज किया है। ठीक है, अजीब सा नाम है। ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई जेम्स जॉयस, विलियम शेक्सपियर, फ्रेडरिक विल्हेम नेटशेस, टी.एस. इलियट। इनसे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और इन्हें नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर मिला था 1949 में और ये इन्होंने 1 साल बाद रिसीव किया था 1950 में। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब एक लिस्ट पे नज़र मारते हैं जो इन्होंने वर्क्स लिखे हैं। सबसे पहले नॉवेल्स को देखते हैं। सोल्जर्स पे 1926 में पहला नॉवल था, इंपॉर्टेंट है। मॉस्किटो जो था वो 1927 में आया था। सार टॉरेस आया था 1929 में, ये पढ़ेंगे हम। द साउंड एंड द फरी ये आया था 1929 में। एज आई लेड आई ये आया था 1930 में, ये भी पढ़ेंगे। सेंचुरी आया था 1931 में, इसको भी पढ़ेंगे। लाइट इन अगस्त 1932 में, ये भी पढ़ेंगे हम। पाइलॉन 1935 में। एब्सोलम ये 1936 में आया था, ये भी पढ़ेंगे हम। द अनवैंक्विश्ड 1938 में आया था। इफ़ आई फॉरगेट थ्री जेरूसलम द वाइल्ड पाम ये आया था 1939 में। द हैमलेट 1940 में आया था, ये हम पढ़ेंगे। गो डाउन मोजिज 1942 में, एपिसोडिक नॉवल है ये एक। इंट्रूडर इन द डस्ट 1948 में आया था। आगे है वैक्यूम फॉर अ नन 1951 में, अ फेबल 1954 में, द टाउन 1957 में, द मैनसन 1959 में, द रेबल्स 1962 जिसके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला। द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ही बिगेन इन द नोवेल इन 1940 में लिखना स्टार्ट किया। सोचो, पब्लिश हुआ जाके 1962 में। फ्लैक्स इन डस्ट 1973 में। अब बात करते हैं पोइट्री की। विजन इन स्प्रिंग आया था 1921 में। द मार्वल फॉन 1924 में। अ ग्रीन बाउ 1933 में। दिस अर्थ अ पोयम 1932 में। मिसिसिपी पोयम्स आई थी 1979 में। हेलन अ कोर्टशिप एंड मिसिसिपी पोयम्स 1981 में। ठीक है, अब इनके वर्क्स को हम स्टडी करेंगे डिटेल में। सबसे पहला सोल्जर्स पे।
सोल्जर्स पे एक नोवेल है विलियम फॉकनर का और ये इनका बहुत ही एम्बिशियस वर्क है। फॉकनर इसमें टेक्निक जो यूज करते हैं वो है मॉडर्निस्ट स्ट्रक्चरल टेक्निक। और इसमें जो कहानी है ये एम कैपिटल में होगा। मोहन जो है वो एक फाइटर पायलट है, इंजर्ड हो गया है वॉर में, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है वुंडेड, डेड और डाइंग सोल्जर्स को। अब इसमें मार्गरेट पॉवर्स नाम की एक वुमेन है जो कि रिप्रेजेंट करती है उन सारी औरतों को जो कि अपने टाइम से पहले विडो हो जाती हैं। अब देखो होता क्या है, मोहन जो है वो वापस आता है वर्ल्ड वॉर से अपनी फैमिली के पास जॉर्जिया में। अच्छा, इसकी फैमिली मान लेती है कि मोहन जो है वो मर गया है। हिज फैमिली मेम्बर्स आर सरप्राइज, वो चौंक जाते हैं और बाद में वो क्यूरियस उत्सुक होते हैं ये जानने के लिए कि क्या कंडीशन रही थी, क्या एक्सपीरियंस हुआ था, है ना। हर कोई वॉर में क्या हुआ जानना चाहता है। तो पीपल जो है वो रिस्पेक्ट दिखाते हैं उन सोल्जर्स के लिए जो मर गए हैं, जो ऑब्वियसली हर कोई दिखाता है। बट द सोल्जर्स हु सर्वाइव्ड आर ऑन द फ्रिंज ऑफ द सोसाइटी, जो बच जाते हैं उन्हें वो समाज के हाशिए पे आ जाते हैं बिल्कुल। दे आर कंसिडर्ड टू बी द रिमाइंडर ऑफ द वॉर, उन्हें वॉर का रिमाइंडर के रूप में कंसिडर किया जाता है। चलिए अगला नॉवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द साउंड एंड द फरी। अब देखो ये आया था 1929 में, डेट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ये स्टोरी है एक साउदर्न फैमिली मेंबर्स की जो कि विक्टिम बन जाते हैं लस्ट के, इंसेस्ट के और सुसाइड के। ये सेट है जेफरसन मिसिसिपी में और ये पूरा जो नॉवल है वो किसके अराउंड मूव करता है, कॉम्सन फैमिली के, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वंस द कॉम्सन फैमिली कंप्राइजेस साउदर्न एरिस्टोक्रेट्स हु नाउ स्ट्रगल टू सेव द फैमिली रेपुटेशंस, ठीक है। कॉम्सन फैमिली में कभी एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे लेकिन वो अब अपनी फैमिली रेपुटेशन को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये एक टेल है ह्यूमन सफरिंग और इंड्योरेंस की। स्टोरी इज नॉट रिलेटेड इन प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने बताया था ना फॉकनर के नॉवल ऐसे ही होते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कुछ भी नहीं है। इसमें 4 सेक्शन में डिवाइड है। पहले पार्ट का स्पीकर जो है वो है बेंजी, नाम ध्यान रखना हर पार्ट के स्पीकर का, और ये होता है अप्रैल 7 1928 से शुरू। दूसरे पार्ट का स्पीकर है क्विंटन, ये शुरू होता है जून 2 1910। देखो पहला पार्ट 1928 में शुरू हो रहा है, दूसरा 1910 में शुरू हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही तीसरा शुरू होता है अप्रैल 6 1928, तीसरा पार्ट भी एक दिन पहले शुरू हो रहा है, ठीक है। चौथा शुरू होता है अप्रैल 8 1928 में। और देखो जो थर्ड पार्ट का जो स्पीकर है वो कौन है, जेसन। और फोर्थ पार्ट का स्पीकर जो है वो ऑमनीसाइंट नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ऑमनीसाइंट का मतलब समझते हो, जिसको सब कुछ पता हो। तो नरेटर जिसने स्टोरी लिखी है ऑब्वियसली उसे सब कुछ ही पता होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। द लास्ट सेक्शन टेक्स दिल से द कॉम्सन्स ब्लैक सर्वेंट इनटू फोकस। इसका नाम ध्यान रखना, ठीक है। इसको फोकस में रखते हैं। लास्ट जो आखिरी पार्ट है उसमें क्या नाम है इसका, दिल से। द कॉम्सन फैमिली मेंबर्स इंक्लूड 3 सन्स। उसमें कॉम्सन फैमिली मेंबर्स में 3 बेटे हैं जिनका नाम है क्विंटन, जेसन, बेंजामिन। बेंजामिन को बेंजी और मॉरी भी बोलते हैं। और इनकी एक डॉटर है जिसका नाम है कैंडेंस, जिसको शॉर्ट में कैडी बोलते हैं। अब जो डॉल्टर एम्स है ये कैडी का सेड्यूसर है, सेड्यूस करता है इसको। हार्वर्ट हैड जो है वो कैडी का हस्बैंड है। तो इन दोनों नामों को ध्यान रखना, ये सेड्यूसर है, ये हस्बैंड है। आगे देखते हैं। बेंजी जो है वो मेंटली रिटार्ड है, इज सिंपल एंड सेंसुअल। वो रिकॉल करता है अपनी सिस्टर के इम्प्रेशन कैंडेंस जो उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी, डियर थी, और उसकी मेमोरीज, वो कैंडेंस को रिकॉल करता है अपनी मेमोरीज में। वो उस सीन को रिकॉल करता है जब कैंडेंस परफ्यूम यूज़ करती थी, जब उसने अपनी वर्जिनिटी लूज की थी, या जब उसकी वेडिंग जो थी वो हुई थी। ही ऑल्सो हैज़ द इम्प्रेशन ऑफ हिज नेम चेंज मॉरी टू बेंजामिन। जब उसका नाम चेंज हुआ था उसका भी इम्प्रेशन उसके दिमाग में है। ही हैज़ इम्प्रेशन ऑफ हिज ब्रदर क्विंटन सुसाइड। देखो अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि इसके भाई क्विंटन ने सुसाइड कर ली, क्योंकि इसका इम्प्रेशन इसके दिमाग में है। ही रिकॉल्स द इम्प्रेशन व्हेन ही वॉज कैस्ट्रेटेड। इसके दिमाग में वो इम्प्रेशन भी है जब इसे जब कैस्ट्रेटेड किया गया, मतलब इसका मतलब होता है जब किसी मेल के टेस्टिकल्स को काट दिया जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं। ही इन सेकेंड सेक्शन क्विंटन रिफ्लेक्ट्स ऑन कैडी हैव सेक्सुअलिटी। अब देखो सेकंड पार्ट का स्पीकर क्विंटन है, बहुत पीछे की स्टोरी है, अभी तक इसने सुसाइड नहीं की है। तो वो उसकी सेक्सुअलिटी और उसके मॉडिफिकेशन को दिखा रहा है। मॉडिफिकेशन किस लिए, क्योंकि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो अनवेड थी, मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो मॉडिफिकेशन मतलब उसे एक तरह का ग्रीफ था, पछतावा था, शर्म थी। क्विंटन इज इनइफेक्टिव इन हिज डीलिंग्स विद हिज फैमिली एंड हिज हार्वर्ड स्टडीज।
अब देखो जैसन जो है वो थर्ड पार्ट का स्पीकर है, हैज फोकस्ड मोर ऑन प्रेजेंट, वो प्रेजेंट पे फोकस करता है, वो इधर उधर की चीज़ों पे नहीं, वो फ्लैशबैक्स की बात नहीं करता है। ही सेज वंस अ विच ऑलवेज अ विच, व्हाट आई से, और ये किसके बारे में कह रहा है, क्विंटन जो है वो कैडी की डॉटर है। अब देखो क्विंटन एक तो भाई का नाम है, ये तीनों भाइयों का, अब जो कैंडेंस है उसकी बेटी का नाम भी क्विंटन है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। सी फॉलोज द सेम सेक्सुअल फ्रीडम एज her मदर फॉलोड। इन दिस सेक्शन अदर पॉइंट्स क्विंटन drowning himself and divorce of Caddy I've also highlighted। अब इसमें जो क्विंटन जो भाई था वो डूबकर मर गया, अपने आप को खुद खुद उसने जो सुसाइड कर लिया, कमिट कर लिया, और इसमें कैडी का डाइवोर्स भी हाईलाइट किया गया इस पार्ट में। कैडी जो है वो कुछ पैसे भेजती है अपने डॉटर क्विंटन को, बट मिसेज कॉम्सन, लेकिन जो मिसेज कॉम्सन है वो चेक्स को, उन चेक्स को जला देती हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जेसन जो है वो उन चेक्स को कैश कर लेता है और जो पैसे अपनी पॉकेट में डाल लेता है, और क्विंटन बेचारी जो छोटी थी उसको कुछ भी नहीं देता है। और जो चेक जो जलाए जाते हैं वो कैसे थे, फेक थे। मिस क्विंटन हेट्स हर अंकल जैसन, इसी वजह से वो मिस क्विंटन जो है वो अपने अंकल को हेट करती हैं। इन द फोर्थ पार्ट जेसन परस्यू हिज नीस मिस क्विंटन हु हैज स्टोलन मनी फ्रॉम हिम। आगे देखते हैं इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में अब देखो दिल से की बात की गई, जो ब्लैक सर्वेंट था कॉम्सन फैमिली का, अलॉन्ग विद हस्बैंड वो कस सन बर्स टीपी एंड लेस्टर अपीयर्स, ये सारे करेक्टर भी अपीयर होते हैं। कॉम्सन चिल्ड्रंस आर अटैच्ड टू देयर ग्रैंड मदर टू whom they वेफर एज डमूडी। कॉम्सन के बच्चे अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा अटैच थे और वो उनको क्या बोल कह के बुला के थे, डमूडी, ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। कैडीज लव अफेयर विद डाल्टन एम्स इज नोन टू बेंजी हु सीज कैडीज किसिंग डाल्टन। अब कैडी का एक हस्बैंड तो था जिसका हमने ऊपर अभी जिक्र किया था, इसके अलावा इसका लव अफेयर था डाल्टन एम्स के साथ में। तो बेंजी जो है इसे किस करते हुए देख लेता है डाल्टन को। क्विंटन कॉम्सन इज क्वाइट कॉन्शियस ऑफ हिज लव फॉर हिज सिस्टर कैडी। अब क्विंटन जो है वो अपनी सिस्टर कैडी से ही प्यार करता है, ठीक है। ही ड्राउन्स हिमसेल्फ इन द चार्ल्स रिवर इन कैम्ब्रिज मासाचुसेट्स, अजीब सा नाम है जो भी है, ठीक है, इस रिवर में वो अपने आप को डुबा लेता है और क्विंटन जो है वो मर जाता है, ठीक है। तो कैडी से कौन प्यार करता था, कौन सा, क्विंटन, इसका नाम ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं मिस क्विंटन एलिजिडली एलोप्स विद द मैन विद द वेट टाई। और मिस क्विंटन जो बेटी थी कैंडेंस की, वो एक वेट टाई वाले, उसका नाम मेंशन नहीं किया गया नॉवल में, उसके साथ भाग जाती है। द टाइटल ऑफ दिस नॉवल इज फ्रॉम मैकबेथ सोलिलोकाई इन द शेक्सपियर्स मैकबेथ। तो कहाँ से लिया गया है, शेक्सपियर का जो प्ले था मैकबेथ, एक्ट 5 सीन 5 में एक सोलिलोकाई था, मैंने बताया था जब मैकबेथ हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वहाँ उस सोलिलोकाई से इस नॉवल का टाइटल जो है वो लिया गया है। आगे देखते हैं, अगला है अ फेबल, इसके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला है, बताया था मैंने, ठीक है। तो ये जो आया था 1954 में, पुलित्जर प्राइज विनर नॉवल है ये। इसके जो सीन है वो सेट है फ्रांस में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब इसमें क्या है, कॉर्पोरल, कॉर्पोरल क्या होता है, इस जो थल सेना या वायुसेना में एक छोटी सी रैंक का अधिकारी होता है। तो कॉर्पोरल स्टीफन रिप्रेजेंट करता है किसको, वी इनकार्नेशन ऑफ जीसस, ठीक है। ही विद हिज स्क्वाड ऑफ 12, उसकी स्क्वाड कितनी है, 12, ऑर्डर्स 3000 ट्रूप्स, 3000 ट्रूप्स को मना लेता है कि ऑर्डर्स को डिसओबे कर दें। ऑर्डर क्या थे, अटैक करना था इन द ट्रेंच वारफेयर। एक ट्रेंच मतलब एक खाई जैसी कोई चीज़ होती है, उसमें सैनिक छुपे हुए होंगे, उनके ऊपर अटैक करना था, तो वो इस ऑर्डर को डिसओबे कर देता है। और जर्मन्स भी अटैक नहीं करते हैं, दे ऑल्सो डू नॉट अटैक, द वार कम्स टू एन एंड। और जब दोनों में से कोई अटैक नहीं करता है तो युद्ध खत्म हो जाता है। तो सोल्जर्स को रियलाइज होता है कि इट टेक्स टू साइड्स टू बिगिन अ वॉर, एक युद्ध शुरू करने के लिए दोनों साइड का होना जरूरी है, ठीक है। अब दोनों में से कोई भी प्रभाव नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वॉर नहीं होगा। ऑन द अदर साइड यहाँ पे एक करेक्टर है जर्नलिज्मो, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है उन लीडर्स को जो वॉर का यूज करते हैं पावर गेन करने के लिए। तो वो उसे वॉर रीस्टार्ट करना है, इसीलिए वो स्टीफन को अरेस्ट कर लेता है, उसे एग्जीक्यूट कर देता है। फिर क्या होता है, ही थिंक्स एंड कन्विंसेस दैट वॉर कैन नेवर बी स्टॉप्ड एज इट इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन नेचर। स्टीफन की बॉडी जो है वो उसकी वाइफ और उसकी सिस्टर्स को लौटा दी जाती है, उसको उसकी ग्रेव में बरी कर दिया जाता है। ही इज वरीड बट नहीं सॉरी, उसको उसकी ग्रेव में बरी किया जाता है, लेकिन उसकी ग्रेव को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है इन अ बैरेज ऑफ आर्टिलरी। द स्पिरिट ऑफ द कार्पोरल एंटर्स अ ब्रिटिश मैसेज बना हु अपोजिस द ओल्ड जर्नलिज्म। तो बाद में दिखाया गया कि एक ब्रिटिश मैसेज बना हुआ है, उसमें शायद कॉर्पोरल की आत्मा घुस जाती है, जो वो भी ओल्ड जर्नलिज्म जो है उसका अपोज करना चालू कर देता है। ये नॉवल जो है जोसेफ हेलर के कैच 22 के प्रीकर्सर की तरह देखा जाता है, ठीक है, उससे पहले की जो कहानी है। एज आई ले डाइंग, ये एक अगला नॉवल है जो कि 1930 में आया था
और ये कंप्लीट किया गया था मात्र 6 हफ्ते में, ठीक है। वाइल राइटिंग फ्रॉम मिडनाइट टू 4 AM, मिडनाइट से लेके सुबह 4 बजे तक वो लिखते थे और 6 हफ्ते में ये नॉवल कंप्लीट कर दिया गया था। आगे देखते हैं। टाइटल जो है वो है द ओडेसी से। ओडेसी में एगामेम्नॉन जो है वो कहता है ओडेसियस से, एज आई लेड आई, यहीं से ये टाइटल उठाया गया। द वुमैन विद द डॉग्स आई वुड नॉट क्लोज माई आईज एज आई डिसेंड इनटू हेड्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस लाइन से ये टाइटल उठाया गया है, एज आई लेड डाइंग। इस नॉवल में कितने चैप्टर हैं? 59। स्टोरी कहाँ सेट है? वही जो फिक्शनल टाउन है, योकना पटावाफा काउंटी, मिसिसिपी। फॉकनर जो है वो यूज करते हैं इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को, और इसमें 5 वर्ड हैं 19 चैप्टर में। माई मदर इज अ फिश, ये सिग्निफिकेंट है, पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। अब देखो इसमें क्या है, एडी वनड्वेन लेज डाइंग इन हर बेडरूम। तो ये जो एडी है वो अपने बेडरूम में लेटी है मरने की स्थिति में। उसका जो सन है, हर सन कैस बिल्ड्स हर कॉफिन, उसका सन कैस जो है वो उसका कॉफिन बना रहा है। एंड से जो एडी का हस्बैंड है हु अरेंजेस टू गेट हर वरीड इन जेफरसन। अब इसका इट इज हैव लास्ट विश दैट सी शुड बी वरीड इन जेफरसन। अब एडी की जो बेस है, आखिरी इच्छा है कि वो जेफरसन में उसको वरी किया जाना चाहिए। एंड से जो उसका हस्बैंड है वॉन्ट्स टू गो फॉर हिज न्यू टीथ, वो क्या है उसे नया दांत चाहिए। डार्ल जो है वो भी एडी का बेटा है जो कि परसेप्टिव है और इंसाइटफुल है, बट ही ऑलवेज पासिस टॉन्ट्स एट अदर, दूसरों पे हमेशा टॉन्ट कसता रहता है, ताने कसता रहता है। जोएल जो है वो एडी का इलेजिटिमेट सन है फ्रॉम विटफील्ड, विटफील्ड से उसका इलेजिटिमेट सन है कौन? जोएल। अब जो डेविड एल है वो उसकी एक डेविड एल उसकी एक डॉटर है जो कि प्रेग्नेंट है, किसकी? एडी की। सी इज प्रेग्नेंट बाई लेफ, लेफ से वो प्रेग्नेंट है, एक नेबर बॉय पड़ोस में रहने वाला लड़का है। सी वॉन्ट्स टू गो टू जेफरसन टू टेक अबॉर्शन पिल, अब उसे जेफरसन इसलिए जाना है क्योंकि उसे अबॉर्शन पिल्स चाहिए। अब देखो वर्डमान जो है वो उसका यंगेस्ट चाइल्ड है, ये सारे उसके बच्चों की बात हो रही है। ही थिंक्स दैट डॉक्टर पीबॉडी हैज किल्ड हिज मदर एंड कंसीडर्स हर मदर टू बी अ डेड फिश। अब उसे ऐसा लगता है कि डॉक्टर पीबॉडी ने ही उसकी माँ को मारा है, ठीक है। द फैमिली मेंबर मूव टू जेफरसन, सारे फैमिली मेंबर जेफरसन जाते हैं। दे फेस ऑब्स्टिकल्स ऑन द वे, वो अब रास्ते में बहुत सारी बाधाएं होती हैं। कैस जो उसका बेटा है उसकी टांग टूट जाती है। डार्ल वंस अ वांट टू डिस्ट्रॉय एडीज डेड बॉडी, जोएल सेव्स द डेड बॉडी ऑफ हिज मदर। अब डार्ल जो है वो क्या डिस्ट्रॉय कर देता है एडी की एक बाम को जला देता है ताकि एडी की जो डेड बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन जोएल जो है वो अपनी माँ की डेड बॉडी जो है वो बचा लेते हैं। ड्रगिस्ट डज नॉट गिव पिल्स टू डवेडेल, अब ये जो डवेडेल इसकी डॉटर होती है तो ड्रगिस्ट जो होता है वो इसको पिल नहीं देता है जो अबॉर्शन पिल इसको चाहिए थी। एंड से जो हस्बैंड होता है टेक्स अ स्पेड एंड सॉवल एंड डिग्स द ग्रेव, वो ग्रेव को डिग करता है। डार्ल इज सेंट टू असाइलम इन जैक्सन, अब जो डार्ल है उसको असाइलम में भेज दिया जाता है, ठीक है। आगे क्या होता है? एंड से गेट्स अ न्यू टीथ, अब इसका जो हस्बैंड जिसको नया ताज चाहिए था वो उसे मिल जाता है, किस पैसे से? जो डेविड विद द मनी ऑफ डेविडेल एंड फील्स रिलैक्स्ड इन अ न्यू लाइफ, उसे अपनी नई लाइफ में काफ़ी सुकून मिलता है, वो दोबारा शादी भी कर लेता है, ठीक है। तो ये अजीब सा नॉवल था, ठीक है। आगे देखते हैं। सेंचुरी, सेंचुरी जो है 1931 विलियम फॉकनर का नॉवल है विद अ सेंसेशनल प्लॉट, इसका प्लॉट बहुत ही सेंसेशनल है। इट मूव्स राउंड मिसिसिपी टीनेज गर्ल स्टूडेंट टेम्पल ड्वेक, ये टेम्पल ड्वेक एक मिसिसिपी की टीनेज स्टूडेंट है, इसके अराउंड घूमता है, ठीक है। काफ़ी अजीब सा ये भी नॉवल है, इसको देखेंगे। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ रेप एंड एबडक्शन ऑफ टेम्पल ड्वेक ड्यूरिंग द प्रोविजन एरा। इसमें क्या है, टेम्पल ड्वेक की कहानी है, इसको एबडक्ट कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है, इसका रेप किया जाता है इसका। टेम्पल ड्वेक फॉल्स इनटू द हैंड्स ऑफ सम अमोरल बूटलेगर्स। बूटलेगर कौन होता है? जो इलीगली गुड्स को इधर उधर करता है, जो सामान इधर उधर इलीगली बेचता है, खरीदता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक इंसान के हाथ में ये फंस जाती है टेम्पल ड्वेक। फॉर फॉकनर इट प्रूव टू बी अ पॉट बॉयलर, ही सिंपली वोट इट टू अर्न, आपको एक बार उन्हें पैसों की ज़रूरत थी विलियम फॉकनर को, इसीलिए उन्होंने जल्दी से ये नॉवल लिखा। इट इज़ वन ऑफ हिज कंट्रोवर्शियल वर्क्स। द फिल्म्स, इस पर फिल्म भी बनी है। द स्टोरी ऑफ टेम्पल ड्वेक एंड सेंचुरी आर बेस्ड ऑन दिस नॉवल। वैक्यूम फॉर अ नन इज सीक्वल टू सेंचुरी, अच्छा वैक्यूम फॉर अ नन इसका सीक्वल है, इसको भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस नॉवल इज सेट इन फॉकनर्स फिक्शनल योकना पटावापा काउंटी मिसिसिपी, इसमें ये नॉवल जो है वो सेट है। अब इसमें देखो बात करते हैं हम, हॉरेस बैनबो जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है अपनी नई लाइफ के साथ और फैमिली के साथ में, तो ही मूव्स टुवर्ड्स जेफरसन where his widowed sister
नार्सिसा सॉर्टोरिस लिव्स। ठीक है, वो जेफरसन जाता है जहाँ पे उसकी विडोड सिस्टर जो है वो नार्सिसा रहती है। कौन जाता है? बेनबो जाता है। ठीक है, वैन ही इज ऑन द वे ही मीट्स ली गुडविन। जब वो रास्ते में था तो वो ली गुडविन से मिलता है और अपने एसोसिएट पपाई एक सिनिस्टर मैन है इससे मिलता है। हॉरेस बेनबो जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है, ये पहले ही बताया था। तो बेनबो जो है मीट्स अब जो बेनबो है, हॉरेस बेनबो, वो गवर्नमेंट स्टीवंस से भी मिलता है, हु हैज जस्ट रिटर्न टू जेफरसन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन। अब जो गोवान स्टीवंस है इससे भी मिलता है। टेम्पल ड्वेक एक स्टूडेंट जो उसकी डेट है किसकी? इसकी गोवान की। ही टेक्स टेम्पल टू गुडविन हाउस। अब ये टेम्पल को किस में ले जाता है? गुडविन के घर में ले जाता है। होता क्या है, पोपॉय एंड टॉमी वर्क फॉर गुडविन। अब पोपॉय और टॉमी जो है गुडविन के लिए काम करते हैं। रूबी जो है वो गुडविन की वाइफ है। टेम्पल को वहाँ पे हैरस किया जाता है। रूबी और टॉमी जो है वो बचाने की कोशिश करते हैं टेम्पल को इन मैन से। पोपाय जो है वो टॉमी का मर्डर कर देता है और रेप करता है टेम्पल का एक कॉर्न कॉप के साथ में। ठीक है, देन ही पुट्स हर इन हिज कार एंड ड्राइव्स मेम्फिस। वो जाता है मेम्फिस में और उसे टेम्पल को भी ले जाता है अपने साथ। वो टेम्पल को एक ब्रोथल में रखता है। यूजेज हैव एज अ सेक्स स्लेव। ही आस्क वैड को वो पूछता है कि वो टेम्पल के साथ सेक्स करे। स्नूप्स कम्स टू नो अबाउट टेम्पल्स वेयर अबाउट्स। स्नूप्स को पता चलता है टेम्पल्स के बारे में। ही थिंक्स ऑफ पासिंग दिस इंफॉर्मेशन टू वैनबो एंड टेम्पल्स फादर। वो सोचता है कि इस इंफॉर्मेशन को दिया जाए वैनबो और टेम्पल के फादर को। टेम्पल शेयर्स द स्टोरी ऑफ अ वेव विद वैनबो। Temple becomes corrupted by her life in the brothel. She runs from the brothel to meet Popeye. Popeye kills Red. अब Popeye जो है वो रेड को मार देता है जो रेप करता है। ठीक है, टेम्पल गिव्स फॉल्स टेस्टिमनी। अब टेम्पल जो है एंड में वो फॉल्स टेस्टिमनी देती है कि इट वॉज नॉट पोपाई बट गुडविन हु रेप्ड हर एंड किल्ड टॉमी। ठीक है, वो कहता है कि ये पोपाई नहीं था, गुडविन था जिसने उसका रेप किया और टॉमी को मारा। गुडविन इज फाउंड गिल्टी। टेम्पल एंड द फादर फाइंड सेंचुरी इन पेरिस। उनको सवार मिल जाती है कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, आगे देखते हैं। लाइट इन अगस्त। लाइट इन अगस्त 1932 ये विलियम फॉकनर का नॉवल है। इट इज सेट इन अमेरिकन साउथ इन 1930s। ये बिगिन होता है विद द जर्नी ऑफ लेना ग्रोव। लेना ग्रोव की जर्नी के साथ ये शुरू होता है। लेना ग्रोव कौन है? बिलोंग्स टू द डोनेज मिल अलाबामा। डोनेज मिल अलाबामा से ये बिलोंग करती है। वो प्रेग्नेंट है, वाइट वुमेन है, हु इज इन सर्च ऑफ लूकस बर्च। लूकस बर्च की तलाश कर रही है। अब ये लूकस बर्च जो है कौन है? ये फादर है लेना ग्रुप के अनबॉर्न चाइल्ड, मतलब इसी ने इसको प्रेग्नेंट किया है। तो लूकस मूव्स टू मिसिसिपी फ्रॉम डोनेज मिल विद अ प्रॉमिस दैट व्हेन ही फाइंड्स अ न्यू जॉब ही विल इन्फॉर्म हर। वो इस प्रॉमिस के साथ वहाँ से चला जाता है कि जब उसको कोई नई जॉब मिल जाएगी तो वो उसको इन्फॉर्म कर देगा। लेना मूव्स फ्रॉम डोनेज मिल बिकॉज सी हैज़ नॉट हर्ड लूकस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब वो इसलिए वहाँ से चली जाती है क्योंकि लूकस से उसने बहुत लंबे समय तक उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बहुत लंबे समय से गायब था और उसने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना था। हर ब्रदर इज ऑल्सो हैरेसिंग हर फॉर हर इलेजिटिमेट प्रेगनेंसी। उसका भाई भी उसको हैरेस कर रहा था इलेजिटिमेट प्रेगनेंसी के लिए। लेना हैज come to Jefferson, Mississippi, which is a town in Faulkner's fictional Yokna-Patawafa County। ठीक है, तो वही जेफरसन जो एक फिक्शनल टाउन था वहाँ पे आ जाती है वो। When she comes, Lucas is present there but with a changed name, Joe Brown। अब वो जब वहाँ आती है तो लूकस वहाँ मिल तो जाता है उसे, लेकिन उसने अपना नाम बदल रखा था। क्या नाम था उसका? जो ब्राउन। While looking for Lucas, she meets Warren Bunch। वायरन बंच से मिलती है। वायरन फॉल्स इन लव विद लीना बट ही इज मोरली वांट टू हेल्प हर इन फाइंडिंग लूकस जो ब्राउन। अब वैसे तो वायरन को इससे प्यार हो जाता है लेकिन वो मोरली बाउंड था उसकी मदद करने के लिए। क्या मदद करनी थी? उसे ढूंढना था लूकस को जिसका नाम था जो ब्राउन। ठीक है, ही फेल्स टू रिवील हिज फीलिंग्स ऑफ लव टू लेना ड्यू टू हिज साइनेस। इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को भी रिवील नहीं करता है। जो क्रिसमस, अब जो क्रिसमस जो है वो जो ब्राउन जो लूकस बर्च था उसका पार्टनर है, वो डाउट करता है उसकी अफ्रीकन अमेरिकन एंसेस्ट्री पे। द रिजल्ट इज दैट ही ऑलवेज प्रोवोक्स फाइट्स एंड विद ब्लैक्स एंड वाइट्स। ही वर्क्स वेयर जो ब्राउन वर्क्स। ही हैज फिजिकल रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन जोना वर्डन। अब इसकी जो है एक फिजिकल रिलेशनशिप है किसके साथ? जोना वर्डन के साथ। सी फोर्सेस क्रिसमस टू नील एंड प्रे। अब ये जो जोना वर्डन है ये इसको फोर्स करती है नील और प्रे करने पर। उसके बाद बर्डन को मर्डर कर दिया जाता है। ठीक है, बर्डन को मर्डर कर दिया जाता है। आगे देखते हैं। फर्स्ट बर्च इज कॉट
ही रिवील्स क्रिसमस रिलेशनशिप विद जोना। फिर सबसे पहले तो इसके लिए बग्स को पकड़ा जाता है, तो वो क्रिसमस की रिलेशनशिप जोना के साथ रिवील करता है और उसकी अफ्रीकन अमेरिकन एंसेस्ट्री को भी रिवील करता है। इसके बाद क्रिसमस को अरेस्ट कर लिया जाता है। ही ब्रेक्स फ्री, वह जेल से भाग जाता है एंड वंस टू हाउस ऑफ हाईटॉवर। और कहाँ भाग के जाता है? हाउस ऑफ हाईटॉवर में। वहाँ पे उसे शॉट, उसको गोली मार दी जाती है, कैस्ट्रेटेड। बर्च लीव्स द टाउन, और बर्च जो है वो शहर छोड़ के चला जाता है। एन अनोनिमस मैन टेल्स अ स्टोरी टू हिज वाइफ अबाउट द टू स्ट्रेंजर्स, अ वुमेन लेना विद अ चाइल्ड, लेना जो कि लेना का ही चाइल्ड होता है, एंड अ मैन बायरन वंच हु वॉज नॉट द फादर ऑफ द चाइल्ड। तो एक अनोनिमस मैन है जो उसको कहानी सुनाता है उसकी वाइफ की, और दो स्ट्रेंजर्स की, एक लड़की, एक वुमेन है लेना, उसका चाइल्ड है लेना, और एक मैन बायरन वंच जिसका अभी हमने नाम पढ़ा था, जो कि फादर नहीं है उस चाइल्ड का। बोथ द स्ट्रेंजर्स आर ऑन द वे लुकिंग फॉर वुमेन्स हस्बैंड। अब दोनों स्ट्रेंजर जो हैं वो रास्ते पर हैं अपने उस वुमेन के हस्बैंड को ढूंढने के लिए। इसमें और भी कुछ करेक्टर्स हैं जिनका आप नाम देख सकते हैं। लेना ग्रुप हमें पता है, वायरन वंच पढ़ लिया, कार्ल हाइटॉवर, लूकस वर्च जिसको जो ब्राउन से नाम चेंज कर लिया था, जो क्रिसमस, जोना बाइडेन जिसको मर्डर कर दिया गया था, मिस्टर मैक इचर्न, मिसेज हाइंस, मिली हाइंस, यूफियस हाइंस, ये भी कुछ सिग्निफिकेंट करेक्टर्स हैं। और ये जो नॉवल है ये करेक्टरिस्टिक्स पजेस करता है बीइंग अ साउदर्न गॉथिक नॉवल। गॉथिक नॉवल मैंने आपको बताया था जिसमें थोड़े से कुछ हॉरर एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अगला है द हैमलेट। हैमलेट जो है वो विलियम फॉकनर का वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ द स्नोप्स ट्वेलॉजी। इस ट्वेलॉजी क्या होता है? सेट ऑफ 3 वर्क्स, ठीक है। तो ये स्नोप्स ट्वेलॉजी का पहला जो है वो वर्क है। इसको देखते हैं। स्नोप्स ट्वेलॉजी में 3 वर्क हैं। द हैमलेट 1940 में आया था, द टाउन 1957 में आया था, द मैनसन 1959 में आया था। तो हैमलेट जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड है। चारों सेक्शन के नाम देख लेते हैं। फ्लेम, यूला, द लॉन्ग समर एंड द पेजेंट्स। नोबल प्रेजेंट करता है एक्सप्लॉइट्स ऑफ द स्नोप्स फैमिली। अब ये शुरू होता है एबी स्नोप्स के साथ। फॉकनर रिवील्स द इसेंट्रिसिटीज ऑफ द स्नोप्सिस। जो स्नोप्सिस की इसेंट्रिसिटीज हैं उनको रिवील करते हैं। अब फ्रेंच मैन बैंड इज द हैमलेट। हैमलेट का मतलब एक छोटा सा गांव टाइप की कोई जगह। वेयर द हेयर्स ऑफ एबी स्नोप्स एंड हिज फैमिली हैव माइग्रेटेड। तो इनके जो बारिश हैं वो इस जगह पे वो माइग्रेट कर जाते हैं। फ्रेंच मैन बैंड नाम की एक जगह होती है। द मोस्ट मेमोरेबल करेक्टर इज आइक स्नोप्स। जो इसका सबसे यादगार करेक्टर, इसका नाम ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। आइक स्नोप्स हैज लव फॉर अ काउ, ही एब्डेक्ट दिस काउ। एक काउ से बहुत प्यार करता था, वो इस काउ का अपहरण कर लेता है इसके ओनर से, एंड टेक्स केयर ऑफ इट। बी के वेटक्लिफ इज द मोरल हीरो। बी के वेटक्लिफ कौन है? एक मोरल हीरो है। ए बी हिज वाइफ डॉटर सन फ्लैम सेटल डाउन एज टेनेंट्स फार्मर। एज ए टेनेंट्स फार्मर वो वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। अगला है द रिवर्स। ये विलियम फॉकनर का आखिरी नॉवल था, याद रखना, ठीक है। इसको पुलित्जर प्राइज मिला था 1953 में। फॉकनर ऑल्सो गॉट द पुलित्जर प्राइज फॉर अ फेबल। अब फेबल के लिए भी उन्हें पुलित्जर प्राइज मिल रखा है। इट बिलोंग्स टू पिकवेस्के ट्रेडिशन। पिकवेस्के ट्रेडिशन से ये बिलोंग करता है। स्टोरी इसकी जो टेक प्लेस मतलब कब होती है? द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। तो फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में इसकी जो पूरी घटना है वो घटित होती है। एक यंग बॉय है जिसका नाम है लूसियस प्रीस्ट, विद हिज फ्रेंड बून हॉगनबैक विशेष टू गो मेम्फिस। अपने फ्रेंड बून हॉगनबैक के साथ इसको कहाँ जाना है? मेम्फिस जाना है, ठीक है। बून जो है वो क्या करता है? स्टील्स द कार ऑफ लूसियस ग्रैंडफादर। अब बून जो है वो लूसियस के ग्रैंडफादर की कार चुरा लेता है। नेड मैस्केलिन इज अ ब्लैक मैन। इसी में नेड मैस्केलिन एक करेक्टर है जो कि एक ब्लैक मैन है। ही वर्क्स विद बून एट द हॉर्स फेस्टिवल। बून के साथ वो काम करता है अस्तबल में, घोड़ों के अस्तबल में। हॉर्स फेस्टिवल ऑफ लूसियस ग्रैंडफादर, जो कि लूसियस के ग्रैंडफादर का था। अब नेड जो है वॉन्ट्स टू विन मनी, सो ही ट्राइज हिज हैंड इन वेस हॉर्सिंग। वो घोड़ों की रेस में पार्टिसिपेट करता है क्योंकि उसे पैसा चाहिए था। नेड को, किसको? नेड को। ये जो नेड है, ठीक है। बून हैज कोर्टशिप विद मिस कोरी। अब बून को प्यार है किससे? मिस कोरी से। द रियल नेम ऑफ मिस कोरी इज एबरबे कोरिंथिया। इसका रियल नेम ये है, एबरबे कोरिंथिया। लूसियस ट्राइज टू रिकंसाइल his ideal vision of life with the reality that he faces. He meets Kuri's nephew who has the worst accept of humanity. वो कुरी के नेफ्यू से मिलता है, ठीक है। The nephew has no respect for women. कोई इज्जत नहीं है औरतों के लिए। Lucius has to fight with him for Kuri's honor. तो Kuri becomes impressed and promises to be an honest woman. There is also one more part that is connected to horse racing. Coppermine is the horse in the race. Coppermine जो है वो घोड़े का नाम है जो कि रेस में था। बून एंड मिस कोरी, बून और मिस कोरी शादी कर लेते हैं एंड नेम देयर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर लूसियस। और लूसियस के नाम पर वो अपने पहले चाइल्ड का नाम रखते हैं।
नेक्स्ट है एब्सोलोम एब्सोलोम। ये विलियम फॉकनर का नॉवल है जो कि आया था 1936 में। इसका टाइटल रीडर को रिमाइंड कराता है एक बिब्लिकल स्टोरी जो कि थी एब्सोलोम की, ठीक है। दिस नॉवल हैज़ द लॉन्गेस्ट सेंटेंस। इस नॉवल में सबसे लंबा सेंटेंस है अब तक का इंग्लिश लिटरेचर का, जिसमें 1288 वर्ड्स हैं और ये चैप्टर 6 में है, ठीक है। सोचो कितना लंबा सेंटेंस होगा। दिस नॉवल फॉलोज द फ्लैशबैक टेक्निक। फ्लैशबैक टेक्निक को फॉलो किया गया है, मतलब पास्ट की बातें ज़्यादातर की गई हैं। इट इज़ ए नरेशन अबाउट 3 फैमिलीज। 3 फैमिलीज के बारे में नरेशन है ऑफ द अमेरिकन साउथ, बट इट टेक्स पर्टिकुलरली द लाइफ ऑफ थॉमस सटपेन इनटू फोकस। जो थॉमस सटपेन है इसकी लाइफ को फोकस में रखा गया है। मोस्टली द स्टोरी नेरेटेड बाई क्विंटन कॉम्पसन टू स्वेब। क्विंटन कॉम्पसन के द्वारा स्वेब को ये स्टोरी जो है वो नरेट की गई है। इसके अलावा और भी नरेटिव हैं। बोजा कोल्डफील्ड है, क्विंटन के फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, वो भी नरेट करते हैं। नरेशंस जो हैं वो नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है एज यूजुअल। द रीडर कम्स टू नो मोर अबाउट द एटीट्यूड्स ऑफ करेक्टर देन द फैक्ट्स ऑफ सटपेन स्टोरी। आगे देखते हैं। अब देखो स्टोरी शुरू होती है। थॉमस सटपेन कम्स टू जेफरसन मिसिसिपी where he takes 100 square miles of land from a local Native American tribe। एक लोकल नेटिव अमेरिकन ट्राइब है। तो थॉमस सटपेन जब जेफरसन आता है तो वहाँ पे वो 100 स्क्वायर माइल की ज़मीन जो है वो ले लेता है। ही बिल्ड्स अ लार्ज प्लांटेशन, बहुत बड़ा प्लांटेशन सेट करता है जिसका नाम रखता है सटपेन 100। और वो शादी करता है एलन कोल्डफील्ड से। वो बियर्स 2 चिल्ड्रन, हेनरी एंड जूडिथ। तो हेनरी और कोल्डफील्ड से उसके 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम है हेनरी, दूसरे का नाम है जूडिथ। हेनरी मीट्स हिज 10 years सीनियर चार्ल्स बॉर्न एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी। हेनरी अपने सीनियर से मिलता है जो 10 साल सीनियर था, जिसका नाम था चार्ल्स बॉर्न। अब ये चार्ल्स बॉर्न और जूडिथ जो हैं डेवलप रोमांस बिटवीन देम, बट सटपेन इज अगेंस्ट इट एज ही रियलाइजेज दैट चार्ल्स बॉर्न इज हिज सन फ्रॉम यूलाइला बॉर्न whom he left because of a mixed race origin। तो इसको रियलाइज होता है सटपेन को कि चार्ल्स बॉर्न तो उसका जो है इलेजिटिमेट सन है और इसलिए वो उन दोनों के रोमांस के अगेंस्ट है। हेनरी डज नॉट बिलीव इन वॉट सटपेन शेयर्स विद हिम अबाउट चार्ल्स बॉर्न। तो हेनरी को तो इस बात पे विश्वास ही नहीं होता है। सटपेन ऑल्सो टेल्स डैट चार्ल्स इज पार्ट ब्लैक। अब सटपेन उसको ये भी बताता है कि ये जो चार्ल्स है ये पार्टली ब्लैक है। हेनरी किल्स चार्ल्स और हेनरी चार्ल्स को मार देता है और वो भाग जाता है उसके बाद। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द वॉर सटपेन थिंक्स ऑफ हिज डायनेस्टी एंड होम। ठीक है, वॉर से लौटने के बाद वो अपने घर और अपनी डायनेस्टी, अपने वंश के बारे में सोचता है। ही प्रपोजेज बोजा कोल्डफील्ड सिस्टर ऑफ हिज डेड वाइफ। वो इसको प्रपोज करता है बोजा कोल्डफील्ड को। सी एक्सेप्ट्स फर्स्ट बट डिनाइज व्हेन ही पुट्स द कंडीशन ऑफ वियरिंग हिम अ सन बिफोर द मैरिज। ऑब्वियसली सी विल डिनाई। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने डिनाई कर दिया और क्योंकि उसने ऐसी कंडीशन ला दी कि उसे मैरिज से पहले एक बेटा चाहिए। देन सटपेन हैज एन अफेयर विद 15 ईयर ओल्ड मिली। मिली के साथ अफेयर होता है जो मात्र 15 साल की थी। मिली इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ वास्ट जोन्स। इसकी ग्रैंड डॉटर थी। मिली बिकम्स प्रेग्नेंट, अ डॉटर इज बॉर्न टू हर। तो इसकी एक बेटी होती है। सटपेन बिकम्स सो अपसेट दैट ही डिस्कार्ड्स मिली एंड हर चाइल्ड। अब उसे बेटा चाहिए था तो वो मिली और उस बच्चे को भी डिस्कार्ड कर देता है। कितना बुरा होता है ये। बास्ट जोन्स बिकम्स सो एंग्री। अब ये बास्ट जोन तो बहुत एंग्री हो जाता है कि वो इतना एंग्री हो जाता है वो सटपेन को ही मार देता है और सटपेन को मारता है, मिली को मारता है, उसकी न्यूबॉर्न चाइल्ड को मारता है। ठीक है, अब क्विंटन टेक्स वोजा बैक टू सटपेन्स 100 प्लांटेशन। इसको वापस ले जाता है इसने जो प्लांटेशन सेट किया था। क्विंटन एंड वोजा फाइंड हेनरी सटपेन एंड क्लाइट मिनिस्ट्रा। अब होता क्या है, हेनरी जो उसका बेटा था, अब जो ये है क्लाइट मिनिस्ट्रा जिसको क्लेटी भी बोलते हैं, इज द डॉटर ऑफ थॉमस सटपेन बाई अ स्लेव वुमेन। इसकी डॉटर थी, किसकी, एक स्लेव वुमेन के द्वारा। तो रोजा कम्स विद मेडिकल हेल्प फॉर हेनरी। क्लेटी स्टार्ट्स अ फायर एंड किल्स हेनरी एंड हरसेल्फ। अब ये हेनरी अपने आप को मार लेती है। जिम बॉन्ड इज द रिमेनिंग सटपेन। तो बस जिम बॉन्ड ही बचता है आखिरी सटपेन। इसका नाम ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म कर